हेलो भाई। आज जो अपन वीडियो देख रहे हैं इसमें मैंने अमेंडमेंट कवर किया है अकाउंट्स एंड ऑडिट का, अकाउंट्स एंड ऑडिट वाले चैप्टर का। इसमें मैंने चार्ट नोट्स में ही पूरे अमेंडमेंट कवर किया है और बड़े आसान है, मतलब मज़ा आ जाएगा लर्न समझ के भी और लर्न भी जाएंगे रफ रफ। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने चार्ट नोट इसलिए बनाया है, समझ में तो आ जाता है लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना फट जाती है कि भाई इतना सारा पूरा गट्ठा पढ़ेंगे कैसे। और नोट्स ना अपन एक घंटे में एक चैप्टर निकालते पट 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 पट, ठीक है। तो मैंने अमेंडमेंट्स इसमें कवर किया है बड़े मतलब इसी तरीके से। मैंने शुरुआत में ना इंडेक्स बनाया है, ये देखो इंडेक्स बनाया है कि इसमें मतलब अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं। तो ये अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला जो चैप्टर है अपना, इसमें देखो पूरे पूरे ना 8 अमेंडमेंट हुए। 8 में से मैंने टिक किया है जो 3 अमेंडमेंट है 136, 141 एंड 147, ये थोड़े एक पन्ने के हैं। बाकी जितने भी है सब मतलब छोटे छोटे, एक जो अक्षर चेंज हुआ है ये मतलब एक वर्ड चेंज हो गया है समझ लो, स्टेटमेंट और का स्टेटमेंट एंड हो गया है, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं छोटे, वो भी अपन कवर कर लिया है। एंड कुछ पार्ट्स ऐड हुए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं ये बोलूँगा कि इसके पहले मैंने एक अमेंडमेंट की वीडियो बनाया हूँ पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा होगा पहले वो भी देख लो जाके, क्योंकि ये सब चीज़ कवर होना चाहिए। एंड वो मैंने कल ही अपलोड किया था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किए होंगे तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पूरे अभी अमेंडमेंट्स ही कवर करने वाला हूँ। डेली एक चैप्टर का अमेंडमेंट पक्का है लॉ का। मैं अभी सवेरे से उसी में लगा हूँ, उसी को पूरा पढ़ के स्टडी करके पूरा कवर करके मैं चाहता हूँ कि कुछ ना छूटे और एग्ज़ाम में अपन हर चीज़ लिख के आए, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं बहुत मतलब टाइम दे के इसको बना रहा हूँ तो सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि सबका टेंशन का विषय अभी यही है कि लॉ में अमेंडमेंट बताया है। तो इतना ज़्यादा टेंशन हल्का करने के लिए कि भाई इतना कोई दिक्कत का विषय नहीं है, सब इजी है अपने लिए, क्योंकि अपन सीए फाइनल के स्टूडेंट है। मैं भी सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, आप लोगों को बता दूँ। मेरे को कई लोग व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे मैं जब नोट्स सेंड करता हूँ, ये वाले जो बनाया हूँ, आप लोगों को भी नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ये पूरे जो नोट्स बनाया हूँ आपको सेंड कर दूँगा। इसके पहले जो मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स के भी नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। आप प्रॉपर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्योंकि व्हाट्सएप पे कई लोग मेरे को बोलते हैं थैंक यू सर, थैंक यू आप सीए हो क्या। देखो सीए नहीं हूँ भाई, मैं सीए बन रहा हूँ, मेरी नवंबर में एग्ज़ाम है फाइनल की, मैं भी कर रहा हूँ प्रिपरेशन, ठीक है। तो मैंने पूरा कवर किया है, स्टे कनेक्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो इसमें सेक्शन 143 है, इसमें सिर्फ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये 143 सबसेक्शन 3 एंड क्लॉज आई, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉज है। अपना इसमें चेंज क्या हुआ है 143 का है, ये है ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। और ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर में ये पॉइंट है रिपोर्टिंग का। ये ऑडिटर रिपोर्ट क्या क्या करता है। ये जो है ना, जो नोट्स दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक एंड वाइट आया है स्कैनर से, क्योंकि मैंने कलर में बनाया है। और कलर में जो नोट्स है ना जो अच्छे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके ना नोट्स ले लेना, दैट विल बी बेटर टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, ओके। तो जो पहला है, इट इज़ इंडिकेटेड दैट द ऑडिटर ऑफ कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट what as whether the company has adequate internal financial control system। तो ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है ना, यहाँ पे ये चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, अब क्या हो गया है, इंटरनल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल सिस्टम इन प्लेस। ये जो हुआ ये पार्ट अमेंड हुआ है। और उसके बाद जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है ये नीचे है, जो मतलब नॉन अप्लीकेबिलिटी। ऊपर वाला जो है ना ये पार्ट, ये अमेंड नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ एक जो छोटा सा पॉइंट है ना, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम वाला, ये वाला जो नाम चेंज हुआ है बस, वो मतलब एक ही है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ना, कि भाई जो ऊपर वाले रिपोर्टिंग वाला पॉइंट है कि ऑडिटर चेक करेगा हर कंपनी, मतलब रिपोर्ट करेगा कि कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है। और दूसरी बात, वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उसकी साल भर है कि नहीं। पहली बात तो है क्या, और दूसरी बात साल भर वो ऑपरेटिंग है कि नहीं। ये अपन जो ऑडिट में पढ़ते हैं, अपन रिपोर्टिंग करना पड़ता है ना ऑडिटर को, बताओ ऐसे। सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं ना अपन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इसमें ऑडिट एविडेंस वाला पॉइंट है। कौन सा ऑडिट था वो, सब्सिक्वेंट जिसमें अपन ट्रांजेक्शन्स चेक करते हैं एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी, ठीक है। तो वाला ऑडिट में रिपोर्टिंग करना पड़ता है, वो वाला पॉइंट है। अब इसमें अप्लीकेबिलिटी किसको नहीं है, नॉन अप्लीकेबिलिटी किसको है। तो नॉन अप्लीकेबिलिटी है द रिक्वायरमेंट, ये नया है, ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अपन इसको अच्छे से अपन देख लेते हैं, क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नॉन अप्लीकेबिलिटी, द रिक्वायरमेंट शॉल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, विच इज़ OPC और स्मॉल कंपनी, ओके। और विच हैज़ टर्नओवर, देखो ऊपर पढ़ता हूँ, मतलब एक ही है, टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे हो,
ये एग्रीगेट बोरोइंग उसकी 25 करोड़ के नीचे हो, पहले तो ये कवर होंगी ये कंपनीज। ये प्राइवेट कंपनी को ऊपर वाला जो रूल है वो नहीं होगा लागू, कब ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो और ये वाली टर्नओवर और ये वाला रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती हो प्राइवेट कंपनी में वो। और उसके बाद लास्ट में, इफ़ सच कंपनी हैज़ नॉट कमिटेड डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग विद फाइलिंग रजिस्ट्रार, क्या रजिस्ट्रार के साथ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग करने में दिक्कत ना की हो, एनुअल रिटर्न फाइल करने में दिक्कत ना की हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 137, एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92, ये पूरी अगर कंडीशन पूरी होती है तो आपको ऊपर वाला रूल रेगुलेशन सेक्शन लगने की ज़रूरत नहीं आती आप पे, आप छूट जाते हो वहाँ से, बरी हो जाते हो। ठीक है, तो ये था पहला अमेंडमेंट। मैंने समझाया धीरे, क्योंकि मेरे को बहुत डिमांड आई है प्रीवियस वीडियो से कि आप थोड़ा धीरे बोलो, इसलिए मैंने धीरे समझाया। अदरवाइज़ प्लीज़ थोड़ा अगर किसी को धीरे लग रहा होगा तो सेटिंग में जाके उसको स्पीड में कर ले। ठीक है, तो ये था पहला अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा 143 सेक्शन, सबसे ऊपर देखना, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई। वहाँ पे क्या हुआ है, वो सेक्शन में सिर्फ स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट और की जगह स्टेटमेंट एंड यूज़ करना है और कुछ नहीं। तो ये जो है ना, इसके लिए मैंने पूरा वो बनाया नहीं, कारण सिर्फ वो एक सेंटेंस के लिए मतलब नहीं आता। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, मतलब या मेरे नोट्स से पढ़ रहे होंगे जो मैंने हर चैप्टर के दिया है, तो उसमें जाके सिर्फ आप स्टेटमेंट और की जगह स्टेटमेंट एंड कर दो। ठीक है, और की जगह एंड करना है और कुछ नहीं। और अगर आप बुक से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जाके अल्टर कर लो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 139(2) जो है अपना रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला जो पॉइंट है, उसमें रूल 5 में चेंजेस आए हैं। तो रूल 5 में क्या चेंज आया है, द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी। ओके, उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच हैविंग पेड अप पीएसयू का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर। ओके, पब्लिक कंपनी हैविंग पीएसयू 50 करोड़ और मोर, ये जो है ना ये चेंज हुआ है, ये 50 करोड़ जो है ना ये चेंज हुआ है यहाँ पे। बाकी पूरा सामान है जो इसके पहले आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ये जो नोट समझाने वाला जो काम कर रहा हूँ ये सोच के कर रहा हूँ कि आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझाऊँगा या पूरा चैप्टर समझना होगा तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं पूरा चैप्टर भेज दूँगा, चार्ट से समझ में जल्दी आ जाएगा आपको। उसके बाद आके ये वीडियो देख लेना। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है ना पब्लिक कंपनी वाला, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर, ये 50 करोड़ और मोर ही नया ऐड हुआ है, इसके पहले कुछ और था। ठीक है, ये एक नया ऐड हुआ है। तो मतलब क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग दिस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग दिस, तो ये अमाउंट है ना ये नया है। उसके बाद ऑल कंपनीज हैविंग पेड अ पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ मोर, ये तो कॉमन ही है, पहले वाला जो था वही है, ओनली ये बीच वाला जो अमाउंट है ना ये चेंज हुआ है। ओके, अब इस नीचे आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी और स्मॉल कंपनी, ये पहले का है। ठीक है, जो चेंज हुआ आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट सिंपल, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, सब चिल्लर। सेक्शन 130 क्या है, इसमें चेंज क्या हुआ है पहले वो देखते हैं। इसमें चेंज हुआ है ना ये जो वर्ड दिख रहा, एनी पर्सन कंसर्न, ये दिख रहा है बॉक्स में डाला हुआ है रेड कलर से, एनी पर्सन कंसर्न, सिर्फ ये एक वर्ड ऐड हुआ है, बाकी पूरा सेक्शन जो पहले पढ़े ना वही है। ये जो सेक्शन 130 है कौन सा है, हाँ रीओपनिंग वाला, जो बुक्स रीओपनिंग पढ़ लेते हैं, अच्छा है पॉइंट। क्या पॉइंट है, अ कंपनी शॉल नॉट रीओपन, मतलब ये लिखा है यहाँ पे कि कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन नहीं कर सकती है, रिकास्ट नहीं कर सकती है, कब तक, जब तक कोर्ट में कोई अप्लीकेशन नहीं कर देता, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल में कोई अप्लीकेशन नहीं कर देता कि इनकी बुक्स को रिव्यू करो, ये गलत बने हैं, कोई अप्लीकेशन नहीं कर देता, और कोई अपन कौन है वो जो अपन नीचे देखेंगे, कोई अप्लीकेशन नहीं कर देता, और कोर्ट वैसा ऑर्डर नहीं देता था कि भाई इसकी बुक्स को प्लीज़ रिव्यू करो। लेकिन कंडीशन क्या है, वो तो ठीक है कैसे होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, द एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज़ टू बी मेड टू कोर्ट। ठीक है, बाय कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी और एनी पर्सन कंसर्न। ये जो एनी पर्सन कंसर्न है ना ये ऐड हुआ है। ठीक है, इसको कवर करने के लिए वो सेक्शन में थोड़ा मेरे को पूरा चार्ट बनाना पड़ा, बाकी सेम है। उसके बाद देन ऑर्डर इज़ मेड बाय द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। ठीक है, ऑर्डर पहले अपन ने एप्लीकेशन करे, फिर ऑर्डर पेश हुआ, ऑर्डर कोर्ट से और ट्रिब्यूनल से, टू दैट इफेक्ट द रिलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडलेंट मैनर। बिल्कुल कि भाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि वो जो अकाउंट्स बने हैं फ्रॉडलेंट बने हैं, और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। ओके, बिकॉज ऑफ विच डाउट्स आर रेज्ड, मतलब कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर रहा है कि कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर से बने हैं, या फिर कंपनी के जो अफेयर्स है वो मिसमैनेज हो रहे हैं मैनेजमेंट से उतने पीरियड के लिए, और इसी कारण वजह से डाउट क्रिएट हो रहा है। ओके,
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं। उसके बाद बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर द कोर्ट ट्रिब्यूनल शॉल गिव नोटिस, कोर्ट और ट्रिब्यूनल नोटिस देगा ऑर्डर पास करने के पहले, और एंड शॉल टेक इन टू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय कौन रिप्रेजेंटेशन देगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन करने वाले एप्लीकेशन किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी। और लास्ट वाला पॉइंट जो है ना उसको मैंने रेड पे से देखो मार्क किया है, एनी अदर पर्सन कंसर्न, ये वाला पॉइंट, और ऊपर एनी अदर पर्सन कंसर्न ये वाला पॉइंट, ये ऐड हुआ है नया, पूरा सेक्शन पुराना ही है, सिर्फ ये दो जगह एक ही वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा कंसिडर करना। उसके बाद नो ऑर्डर शॉल बी मेड बाय ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ, बिल्कुल यहाँ ऐसा लिखा है, ये पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ, ये नया है, ठीक है। नो ऑर्डर, देखो कोई भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करने के लिए 8 साल, आज से लेके आज जो ईयर चल रहा है इसके पहले वाले जो 8 साल है उसके पहले, मतलब इसके पहले 8 साल के पहले प्रीवियस 8 ईयर्स के फाइनेंशियल ईयर्स के पहले वाले रिकॉर्ड खोलने का ऑर्डर नहीं दे सकता। बट कब दे सकता है, जब दे सकता है जब अगर कोई कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये तो क्या लिखा है, वेयर डायरेक्शन हैज बीन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट है, वेयर डायरेक्शन हैज बीन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 128 दैट कंपनी, चार्ट में देखना शुरुआत कहाँ से हो रही है, द कंपनी शॉल कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 8 ईयर्स, द बोर्ड में ऑर्डर टू बी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी ऑर्डर्ड टू बी रीओपन्ड विद इन पीरियड, ओके सच लॉन्ग विद इन सच लॉन्गर पीरियड। मतलब पहला तो अपन ने पढ़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर नहीं दे सकता पिछले 8 साल के पहले के रिकॉर्ड को रीओपन करने के लिए, लेकिन कब दे सकता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से कंपनी को बोल के रखी कि आपको 8 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ओके वो सिंपल। उसके बाद और क्या लिखा था, हाँ जो अकाउंट भाई जो होगा वो फाइनल होगा, हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फाइनल होगा, जो रिकास्ट होगा रिव्यू होगा फाइनल होगा, ओके। उसके बाद सेक्शन 136 ये वाला सर्कुलेशन वाला पॉइंट है, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्प्रेड करने वाला काम, जब एनुअल जनरल मीटिंग के समय स्प्रेड होता है ना मेंबर्स को, सबको जो कंपनी अटेंड करते हैं ये सब मीटिंग्स उनको, ठीक है। तो क्या है नया ऐड क्या हुआ, तो ये वाले जो पॉइंट में ना जो मेनली ना 4 इसके सब पॉइंट्स है उसमें सब में अमेंडमेंट आया है, सब में पॉइंट्स ऐड हुए हैं, अमेंडमेंट नहीं आया, पॉइंट्स ऐड हुए। पहला टाइम लिमिट फॉर सर्कुलेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी प्लेस्ड एट द वेबसाइट, भाई ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन, उसके बाद पनिशमेंट, ठीक है। मतलब ये जो सेक्शन है ना 136 इसको आप ये 4 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जो इसके पहले बनाए ना अपन नोट्स उसमें से पूरा पढ़ लेना, लेकिन अभी जो मैंने इसमें दिया हूँ वो 4 पॉइंट्स इसमें से पढ़ना, ओके पढ़े, ओके आ जाओ। टाइम लिमिट फॉर सर्कुलेशन क्या है भाई, ये तुमको मालूम, इसके पहले सिर्फ 2 जो पॉइंट दिख रहे हैं ना ऊपर सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, द डॉक्यूमेंट शॉल बी सेंड एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ AGM। तो पहले जो दिए थे ना सिर्फ 2 पॉइंट ही दिए हुए थे ऊपर वाले, ठीक है। अब जो नीचे वाला दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट है, पूरा का पूरा, हाँ पढ़ते हैं क्या है, बट इफ आर सेंट लेस देन, मतलब ऊपर क्या दिया है भाई AGM के पहले 21 दिन पहले आपको नोट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करना है, लेकिन अगर 21 दिन से कम में अगर सेंड हो गए तो 21 दिन से कम मतलब मीटिंग आज से 1 महीने बाद है, आज से 21 दिन पहले अपन को रूल है ये 21 दिन पहले अपने को बुक्स जो डॉक्यूमेंट्स है सेंड करना है, लेकिन अगर उससे कम दिनों में अगर सेंड करे तो मतलब 17 दिन पहले सेंड करे तो, जबकि 21 दिन पहले सेंड करना था अपन ने 17 दिन पहले सेंड करे एग्जाम्पल, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा दे शॉल नॉट विद स्टैंडिंग दैट फैक्ट कि मतलब वो फैक्ट को कंसिडर ना करे कि भाई कम दिन में सेंड करे, उसको सही माना जाएगा कब, अरे 2 तरीके से। एक साइड ये है कि कंपनी इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और इन केस कंपनी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग नॉट शेयर कैपिटल, जो नए पॉइंट्स ऐड हुए ना इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है कि भाई 95% वोटिंग पावर हेल्डिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा वोट होना, कि भाई ये चलता तो मतलब मेजॉरिटी जो है वो होना तो सब चलता। तो अगर मेजॉरिटी है इस केस में 95% तब ये केस चलेगा दोनों केस में, वो चाहे कंपनी शेयर कैपिटल वाली हो या विदाउट शेयर कैपिटल वाली हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्लेस्ड एट वेबसाइट, चलो ठीक है, ये अभी इसमें थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ गई, आप प्लीज़ नोट्स व्हाट्सएप पे मांग लो मुझसे, ये बहुत मतलब काम आएंगे आपको। इसमें लिखा इतना ही है कि अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पर पढ़ रहा हूँ, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट में मेंटेन करना है। अगर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी है तो कंपनी को अपनी साथ में उसकी भी सेपरेटली शो करना है वेबसाइट में। लेकिन अगर कंपनी की सब्सिडरी है इंडिया में नहीं, ऊपर वाला जो पॉइंट था वो इंडिया वाला था,
अगर यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी है, आउट ऑफ इंडिया भी अगर कंपनी की सब्सिडरी है, तो इसमें 2 पॉइंट बनते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये वाले में क्या है, अगर इसमें ऐसा लिखा है कि कंपनी की सब्सिडरी है और वो भी आउटसाइड इंडिया, और वो सब्सिडरी को, यहाँ वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ लेफ्ट वाला, आप समझ लो मेरी बात को, तो वो करो। जो सेकंड पहला वाला जो पॉइंट है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप ना, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आप नोट्स को एक बार ले लो मेरे व्हाट्सएप से, और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना, उसके बाद भले से देख लेना या लैपटॉप में रख के देख लेना। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी की सब्सिडरी है और वो भी आउटसाइड इंडिया, तो अगर वो जहाँ जो कंट्री में वो रजिस्टर है, वो कंट्री के हिसाब से उसको, वो कंपनी को CFS बनाना ज़रूरी है। यहाँ CFS का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब यहाँ इंडिया में जो कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी, और वो जो सब्सिडरी कंपनी सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, इनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो अगर उसको अपना सब्सिडरी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है, तो वो यहाँ की जो इंडियन कंपनी है, वो यहाँ की कंपनी का जो वेबसाइट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालेगी, साथ में जो सब्सिडरी ने CFS बनाई है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी यहाँ के वेबसाइट में दिखाना ज़रूरी है। और अगर वो कंपनी को वहाँ जहाँ रजिस्टर्ड हुई है, 2 पॉइंट आते हैं, आपको बताया मैंने। अगर कंपनी की सब्सिडरी, इंडियन कंपनी की सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया में है, तो उसके 2 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर सब्सिडरी जो है वो उस जहाँ कंट्री में वो है, कंट्री में जहाँ रजिस्टर्ड है, वो कंट्री के हिसाब से उसको अकाउंट्स ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ के अकाउंट्स अनऑडिटेड जो है ना, वो अपनी जो इंडियन कंपनी है, वो यहाँ के अकाउंट्स और वहाँ के अनऑडिटेड अकाउंट्स दोनों वेबसाइट पे दिखाएगी। ओके। और अगर कोई और भाषा में होगे ना, तो कोई और भाषा में नहीं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसकी इंग्लिश कॉपी वहाँ पर लगाना ज़रूरी है होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट में। ओके। ये थोड़ा आपको